हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर फार्मा। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू डिजीज के बारे में। द नेम ऑफ डिजीज इज पेप्टिक अल्सर। आप सभी ने अल्सर के बारे में सुना होगा। द अल्सर कैन अकर इन द माउथ ऑफ द पेशेंट एंड अल्सर कैन आल्सो अकर इन द स्टमक और इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक ऑफ द पेशेंट। अब इतना अल्सर के बारे में सुना ही है तो पहले बात कर लेते हैं कि अल्सर एक्चुअली में होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अल्सर? एक्चुअली में क्या होता है, इन अवर माउथ और इन अवर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक देयर इज अ प्रोटेक्टिव म्यूकोजल लाइनिंग। वी कैन से दैट इज एक्टिंग एज अ बॉर्डर, that is acting as a protective border for our mouth and protective border for our intestinal tract. When the damage occur in that protective mucosal lining, that is known as ulcer. जब हमारी उस protective lining को किसी भी रीजन की वजह से कुछ भी तरह का डैमेज हो जाता है उसको हम बोलते हैं अल्सर। आज हम बात करने वाले हैं पेप्टिक अल्सर के बारे में। The damage in the mucosal lining can occur in the stomach and it can also occur in the first part of the smaller intestine, that is duodenum. So if the ulcer, अगर आपकी mucosal lining में breakage stomach में हो रहा है उसको हम gastric ulcer बोलते हैं। अगर आपकी जो breakage in mucosal lining first part of small intestine यानी duodenum में हो रहा है उसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। ठीक है, सबसे बड़ा रीजन क्या है? व्हाट इज एग्जैक्ट कॉज बिहाइंड द पेप्टिक अल्सर? अगर हम मेडिकल लैंग्वेज में इसके बारे में बोले तो बेसिकली द पेप्टिक अल्सर अकर टू द पेशेंट ड्यू टू imbalance between the defensive factor and imbalance between the aggressive factors। हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है उसमें बहुत सारे ऐसे एग्रेसिव फैक्टर्स होते हैं जो म्यूकोजल लाइनिंग को डैमेज कर सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ डिफेंसिव फैक्टर भी होते हैं जो डिफेंस करते हैं। नाम से पता चलता है, एक अटैक करेंगे यानी अग्रेसिव फैक्टर अटैक करने की कोशिश करेंगे किसको? म्यूकोजल लाइनिंग को, और डिफेंसिव फैक्टर उसी म्यूकोजल लाइनिंग को बचाने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया कि इम्बैलेंस बिटवीन डिफेंसिव फैक्टर एंड एग्रेसिव फैक्टर। इसका मतलब ये है कि डिफेंसिव फैक्टर्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे एंड एग्रेसिव फैक्टर आगे निकल जाएंगे। तो अगर एग्रेसिव फैक्टर ज्यादा चल गए तो अटैक ज्यादा होगा और म्यूकोजल लाइनिंग ज्यादा डैमेज होगी। ठीक है, ये एक्चुअली पूरी कहानी है पेप्टिक अल्सर के पीछे की। क्लियर? चलो अब हमने इतना बात कर ही रही है डिफेंसिव फैक्टर और एग्रेसिव फैक्टर के बारे में। अब ये भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो डिफेंसिव और एग्रेसिव फैक्टर्स की तरह काम करते हैं। पहले बात करते हैं डिफेंसिव फैक्टर। ओके, म्यूकोजल लेयर, मैंने बताया कि म्यूकोजल लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है एंड म्यूकोजल लेयर म्यूकस सेक्रीट करती है। वो म्यूकस इज अ प्रोटेक्टिव फैक्टर, दैट इज अ डिफेंसिव फैक्टर जो हमारी म्यूकोजल लाइनिंग को प्रिवेंट करता है। इसके अलावा बाइकार्बोनेट सिक्रीशन, the bicarbonate secretion is also, that is H2CO3, that is also preventing the excessive or preventing the damage to the mucosal lining. Other than the bicarbonate secretion, mucosal blood flow, कितना flow हो रहा है mucosa को, अगर वो blood flow होना कम हो गया तो damage to the mucosal lining can occur to the patient. Okay, epithelial cell renewal, this is also one of the protective factor in our body. Now coming to the aggressive factor, coming to the attacking factor, which can attack the mucosal lining. Okay, so the many of the diseases, first is Helicobacterium pylori, which is one of the H. pylori, which is one of the pathogenic microorganism which can cause the damage to the mucosal lining. So first is H. pylori infection. Second is this gastrin secretion, pepsin secretion. These are the two enzymes which are present in the gastrointestinal tract. अगर इन दोनों की सिक्रीशन एक्सेस में होनी शुरू हो जाए तो हमारी म्यूकोजल लाइनिंग को डैमेज हो सकता है। सो फर्स्ट इज H. pylori, सेकंड इज द गैस्ट्रिन, थर्ड इज द पेप्सिन सिक्रीशन, फोर्थ इज द स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अगर कोई पर्सन स्मोकिंग और अल्कोहल का इंटेक ज्यादा करता है उस केस में भी वो भी एक एज ए एग्रेसिव फैक्टर की तरह काम करता है इन द पेप्टिक अल्सर डिजीज ऑफ द पेशेंट। Other than these things, after the smoking and alcohol, one of the another factor is NSAIDs. Medical students or pharmacy students, they must know what are NSAIDs. The full form of the NSAIDs is non-steroidal anti-inflammatory drugs. These are the drugs which can cause the damage to the mucosal lining. कैसे? ये drugs जो होते हैं, अगर इन ड्रग का जो इंटेक बंदा ज़्यादा करता है, इफ द इंटेक ऑफ दिस ड्रग पर्सन इंटेक मोर, पहले मैं बता देता हूँ कि ये ड्रग किस चीज़ के लिए यूज होते हैं। मोस्टली ये ड्रग पेन को रिडक्शन के लिए, फीवर के लिए और इन्फ्लामेशन के लिए, इन तीनों चीज़ों में और इन तीनों मेडिकल कंडीशंस में नसेड्स ड्रग का यूज किया जाता है।
एंड एग्जांपल्स ऑफ दिस ड्रग इंक्लूड द एस्पिरिन जो आप खाते हैं, पैरासीटामोल, ये सभी NSAIDs में ही आती हैं। बट अगर आपने इन ड्रग का एक्सेसिव इनटेक करना शुरू कर दिया, दे कैन, और एक्सेस डोसेज में लेना शुरू कर दिया, दे कैन कॉज डैमेज टू द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द पेशेंट। ठीक है, अब NSAIDs कैसे करते हैं? बेसिकली मैं आपको प्रोटेक्टिव फैक्टर में एक नाम बताना भूल गया, वो था प्रोस्टाग्लैंडिन्स। These are the protective mediators. These are the mediators which protect our mucosal lining. ये एक डिफेंसिव फैक्टर है। पर NSAIDs ड्रग क्या करते हैं? ये ड्रग क्या करते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन को कम कर देते हैं। अब प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन कम होगी, जो हमारी म्यूकोसा लेयर को बचाने का काम कर रहा था, पर उसको NSAID ने खत्म ही कर दिया। अब वो नहीं रहा तो yes, mucosal lining can be attacked. Clear? So this is how the non-steroidal anti-inflammatory drugs can cause the inflammation or can cause the damage in the mucosal lining of the stomach. Why? Because they decrease the prostaglandin secretion. Other than this thing, the stress also acts as an aggressive factor. Stress भी एक aggressive factor की तरह काम करते हैं। कैसे? क्योंकि when the person is in the excessive stress, in that condition, the secretion of acid and pepsin increases. तो मैंने पहले ही बताया कि गैस्ट्रिन और पेप्सिन एक फैक्टर की तरह काम करते हैं जो हमारी म्यूकोजल लाइनिंग को डैमेज कर सकते हैं। क्लियर विद दिस एक्सप्लेनेशन? सो उसके बाद दिस इज हाउ दिस एग्रेसिव एंड डिफेंसिव फैक्टर्स कैन कॉज द पेप्टिक अल्सर। तो अब अभी कॉजेस के बारे में पता चल गया हमें, एग्रेसिव और डिफेंसिव फैक्टर। अभी थोड़ा सा सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं एंड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? बर्निंग पेन इन द स्टमक, आपकी स्टमक में बर्निंग पेन काइंड ऑफ अ सेंसेशन हो सकता है। वेट लॉस, ठीक है, एनारोक्सिया, आपको भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट काइंड ऑफ अ थिंग कैन आल्सो अकर टू द पेशेंट। सो बर्निंग सेंसेशन मैंने पहले बताया, आपको जब भी आप खाने लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जलन हो रही है। पेन इन द एब्डोमेन, दिस कैन आल्सो बी द वन ऑफ द सिम्पटम, एंड इन सर्टेन केसेस वॉमिटिंग आल्सो अकर टू द पेशेंट। सो दिस आर द नॉर्मल सिम्पटम्स। ठीक है, अब पेन इन द एब्डोमेन, डिस्फेजिया, ठीक है, आपको वॉमिटिंग आ सकती है, वेट लॉस हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, आपको भूख नहीं लगेगी ज्यादा, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में एनाडॉक्सिया बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस, देयर आर 3 कॉम्प्लिकेशंस, मेजर कॉम्प्लिकेशन और सीवियर कॉम्प्लिकेशन व्हिच कैन अकर टू द पेप्टिक अल्सर पेशेंट। फर्स्ट इज हेमरेज। द पेप्टिक अल्सर can cause the hemorrhage, can cause the severe bleeding, because अगर हम पेप्टिक अल्सर को प्रॉपर्ली हमने ट्रीट नहीं किया, in that case the ulcer जो हमारे सिर्फ ऊपर वाली लेयर्स में थे, मेजरली जो होता है वो ऊपर वाली लेयर में इनिशियल लेयर्स में अल्सर रहता है, बट अगर आपने उसको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया, then ulcer can penetrate into the muscles of the jejunium, वो मसल्स में भी शिफ्ट हो सकता है, जिसकी वजह से हेमरेज हो सकता है एंड ब्लीडिंग कैन स्टार्ट। आपके स्टूल में आपकी वॉमिटिंग अगर आप करें तो आपकी वॉमिटिंग में ब्लड की प्रेजेंस होगी। सो यस, इन द सीवियर कॉम्प्लिकेशन हेमरेज कैन अकर टू द पेशेंट्स। उसके बाद परफोरेशन हो सकती है, द अल्सर्स कैन क्रिएट द होल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हम परफोरेशन बोलते हैं। सो यस, दिस इज द 2 सीवियर कॉम्प्लिकेशंस व्हिच कैन अकर टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द पेप्टिक अल्सर। ठीक है, सो आज हमने अपनी इस वीडियो में बात किया पेप्टिक अल्सर होता क्या है, कॉजेस के बारे में बात की, डिफेंसिव और एग्रेसिव फैक्टर्स के इम्बैलेंस के बारे में बात की। उसके अलावा हमने ये बात की कि क्या क्या साइंस एंड क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी बात की कि व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हम पेप्टिक अल्सर को किस तरह डायग्नोसिस कर सकते हैं और किस तरह उसका ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ द नंबर ऑफ ड्रग्स। Till this, see this video, listen to this video, you will surely get the important information about the ulcer and about the peptic ulcer. Thank you so much. We will meet in the next video.